नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। करंट टेस्ट 6 में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसद का कोई भी सदस्य संसद की किसी समिति में उसके द्वारा दिए गए किसी भी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। संसद में कही गई किसी बात के संबंध में संसद का कोई भी सदस्य किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा म्यांमार के साथ लगती है? थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है, यानी कि केवल 1 और 2, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। म्यांमार की सीमा थाईलैंड और लाओस से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। एमएसएमई की परिभाषा में हाल के बदलावों ने विनिर्माण और सेवा आधारित एमएसएमई के बीच समानता ला दी है। ये बदलाव कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए थे। इसका सही ऑप्शन है ए, केवल 1। इसकी व्याख्या देखिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन के माध्यम से यह इसकी परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का शीर्ष गैस उत्पादक बन गया है, जो दूसरे स्थान वाले रूस की तुलना में 50% अधिक उत्पादन करता है। क्वेश्चन ऑप्शन 2, तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी एक प्राकृतिक गैस है जिसे तरल रूप में ठंडा किया जाता है और इसकी मूल मात्रा का 1/600वां हिस्सा सिकुड़ जाता है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि दोनों सही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्या में, शैल गैस के अन्वेषण के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऊर्जा महाशक्ति के रूप में उभरा है। अब यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जो दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक सऊदी अरब, दूसरा कौन सा है? सऊदी अरब से 2 गुना अधिक उत्पादन करता है। यह दुनिया का शीर्ष गैस उत्पादक बन गया है, जो दूसरे स्थान वाले रूस की तुलना में 50% अधिक उत्पादन करता है। और 2022 में अमेरिका एलएनजी का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। रेपो दर के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने सांविधिक चल निधि अनुपात पोर्टफोलियो के आधार पर रिजर्व बैंक से ओवरनाइट अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। मौद्रिक नीति कॉरिडोर का अर्थ रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के बीच का अंतर है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीमांत
स्थायी सुविधा यानी कि MSF एक ऐसी सुविधा जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने सांविधिक तरलता अनुपात पोर्टफोलियो में एक सीमा तक ब्याज की दंडात्मक दर पर रिजर्व बैंक से अतिरिक्त उधार ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह एक वार्षिक प्रमुख दस्तावेज है जो सरकार के लिए बाध्यकारी है। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट बनाने की प्रक्रिया परस्पर अनन्य अभ्यास है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार को आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है केवल 3 यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। एक बार हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह एक वार्षिक दस्तावेज है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा करता है। संविधान में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के लिए मजबूर करता है और न ही सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट निर्माण के लिए प्रमुख निवेश प्रदान करता है। इसके साथ ही यह पिछले वित्तीय वर्ष के आर्थिक विकास का बृहद विश्लेषण करता है, जिससे बजट निर्धारण में सहयोग मिलता है। भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक सर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। आपको बताना है कि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं, जो जस्ट अभी आर्थिक सर्वेक्षण से कुछ दिन पहले ही बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पेगासस जो खबरों में रहता है वह है मैलवेयर है या फिर वायरस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है या फिर सुपर कंप्यूट है। इसका सही ऑप्शन है आपका एक यह मैलवेयर है। आपको ये बताना है कि मैलवेयर क्या होते हैं। और ये जो पेगासस है इसकी व्याख्या देखिए। पेगासस इजरायली कंपनी NSO समूह द्वारा विकसित एक स्पाईवेयर है। इस विशेषज्ञ साइबर हथियार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्डिक क्लिंकर बोट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तरी यूरोप में बनने वाली एक खास किस्म की लकड़ी की नाव होती है। हाल ही में भारत सरकार ने राज्य तटीय पुलिस में शामिल करने के लिए ऐसी 1000 नावों को खरीदने का फैसला लिया है। इसे यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। इसका सही ऑप्शन है 1 और 3 यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अक्सर समाचार पत्रों में रहने वाली एक शब्दावली मुक्त व्यापार समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका ऑप्शन ए, या दो से अधिक देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए किया गया एक समझौता होता है। जब दो देशों के बीच आपस में मुक्त व्यापार समझौता होता है तो इससे व्यापार संरक्षणवाद बढ़ता है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौर की वार्ता कर ली है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे शून्य अभियान का क्या उद्देश्य है। जनजातीय इलाके की महिलाओं को बढ़ती शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, कोरोना महामारी को पूरी तरह से समाप्त करना, ट्रांसपोर्टेशन के चलते होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना, अथवा डी, पृथ्वी के सतह पर उस बिंदु को खोजना जहां गुरुत्व बल शून्य होता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के चलते होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना है। इससे नीति आयोग ने
नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट तथा RMI इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान लॉन्च किया है। आपको यह ध्यान रखना है किसने किया है, नीति आयोग ने, और किसके सहयोग से, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट तथा RMI इंडिया के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदाओं के पुनर्ग्रहण की विधियां हैं? पाइराइट एप्लीकेशन का सहारा लेना, मृदा में गुड़ मिलाना, मृदा की तैयारी के दौरान जिप्सम मिलाना। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पाइराइट प्रकृति में पायरोफोरिक है जो वायु और जल के संपर्क में आने पर सल्फ्यूरिक अम्ल और आयरन सल्फेट का उत्पादन करता है। इस प्रकार निर्मित सल्फ्यूरिक अम्ल में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके घुलनशील कैल्शियम का उत्पादन करता है। मृदा में गुड़ मिलाने से सूक्ष्म जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध होता है जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक अम्ल उत्पन्न कर मृदा की क्षारीयता को कम करते हैं। जिप्सम का प्रयोग भी क्षारीयता को कम करने के लिए कम काम करता है। आपको ये बताना है कि अगर मिट्टी की अम्लीयता कम करनी हो, मिट्टी की अम्लीयता कम करनी हो तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जैसे कि क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, इसलिए आपको ध्यान देना है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसके लिए चूना का प्रयोग किया जाता है जिससे कि मिट्टी की अम्लीयता दूर की जा सके। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा देश अशगाबाद समझौते का हिस्सा है? अशगाबाद समझौता आपको ध्यान रखना है, ये पाकिस्तान, भारत, ओमान, किर्गिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, यानी कि 2 भारत और 3 ओमान और 5 तुर्कमेनिस्तान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। इसको हम लोग व्याख्या देख लें। अशगाबाद समझौते में कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान और भारत शामिल हैं। यह एक मल्टी मॉडल परिवहन और पारगमन समझौता है। प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। भारत में सभी प्रकार की परियोजनाएं अनिवार्य रूप से पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया से गुजरती हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। आप इसका व्याख्या भी देख सकते हैं और इसकी जो है स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत फलों और सब्जियों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन उत्पादन का बमुश्किल 2% ही प्रसंस्कृत हो पाता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत चुने गए 13 रणनीतिक क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस टाइगर रिजर्व को वर्ष 2022 तक टाइगरों की संख्या को दोगुना करने के पर प्रतिष्ठित TX2 यानी कि T गुणा टाइगर को डबल करने के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, VR हिल्स टाइगर रिजर्व या फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो इसका सही ऑप्शन है ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। आपको ये बताना है ऑप्शन
कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये कि सभी टाइगर रिजर्व कहाँ पर अवस्थित हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत तमिलनाडु में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 के बाद 2022 तक दोगुना करने पर टाइगरों की संख्या को इससे सम्मानित किया गया है। यह रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप का हिस्सा है और वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ इंडिया की एक्सप्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड फ्यूना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल ग्लोबल टाइगर फोरम आईयूसीएन का इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम द्वारा ये सभी संगठन 13 टाइगर रेंज देशों को 10वीं वर्षगांठ पर मना रहे हैं, जो 2022 तक बाघों की वैश्विक आबादी को दोगुना करना है। आपको कितने टाइगर रेंज देश हैं? 13, ये ध्यान में रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 16, भारत इजराइल विपक्षी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत और इजराइल के बीच स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने पर चर्चा हो रही है। इजराइल भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य है। इजराइल एकमात्र देश है जिसके साथ भारत को होमलैंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन आपका केवल 2 यानी कि 2 और 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन है बी सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। कौन सा कथन असत्य है? ये आपको असत्य बताना है। उन्होंने जर्मनी के बिस्मार्क की जीवनी लिखी थी। उन्होंने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी थी। उन्होंने स्वदेशी नेशनल बैंक के विचार को बढ़ाते हुए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। उन्होंने हिंदी रिलीज मूवमेंट की स्थापना की थी। इसका सही ऑप्शन है ए, उन्होंने जर्मनी के बिस्मार्क की जीवनी लिखी थी। ये कथन असत्य है। उन्होंने मैजिनी और गैरीबाल्डी की जीवनियाँ लिखी थी, न कि बिस्मार्क की। इसके अलावा उनकी रचनाएं हैं अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया एंड इंटरप्रिटेशन, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया जैसी पुस्तकें लिखी थी। 1897 में ही लाला लाजपत राय ने हिंदू रिलीफ मूवमेंट की स्थापना की। 1886 में उन्होंने डीएवी मूवमेंट की स्थापना की, जो स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के विचारों के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने वाले स्कूल हैं। पहला डीएवी स्कूल 1 जून 1886 को लाहौर में खोला गया था। बैक टू द वेद के लक्ष्य के साथ इसने काम किया। महात्मा हंसराज और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी डीएवी मूवमेंट के नायकों में से थे। क्वेश्चन नंबर 18, जैव कीटनाशक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में एकमात्र कानून है जो जैव कीटनाशकों सहित सभी प्रकार के कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करता है। कैनोला तेल, बेकिंग सोडा जैव कीटनाशकों के उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 19, हाइपरलूप तकनीक के बारे में बताइए। हाइपरलूप यात्री और कार्गो के लिए एक अल्ट्रा हाई स्पीड ज़मीनी यातायात सिस्टम है। अभी तक दुनिया में हाइपरलूप की कहीं भी शुरुआत नहीं हुई है। यहाँ पर एक चीटिंग कोड है, कहीं भी। भारत में पहली हाइपरलूप ट्रेन के मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने की योजना प्रस्तावित है और इसके 2023 तक बनने की उम्मीद है। इसका सही ऑप्शन है आपका ए यानी कि केवल 1 और 2। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में $12 बिलियन की
लागत से 2023 तक बनने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित एक गैर सांविधिक निकाय है। 2, यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धन वितरण करता है। इसका सही ऑप्शन आप लोगों को देखना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। यूजीसी की स्थापना 1956 में अधिनियम के तहत की गई थी और यह विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और यह विश्वविद्यालय और कॉलेजों को धन का वितरण भी करता है। क्वेश्चन नंबर 21, आरक्षण का सर्वोच्च वर्णन करता है। आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, लेकिन इसके वितरणात्मक परिणामों को आगे बढ़ाता है। बी, मेरिट पूरी तरह से खुली प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर होनी चाहिए। योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक नहीं बनाया जा सकता और इसलिए आरक्षण योग्यता के खिलाफ है। प्रतियोगी परीक्षाएं किसी व्यक्ति की उत्कृष्टता, क्षमताओं और क्षमता का सही प्रतिबिंब है, इसलिए उनमें उच्च अंक योग्यता के लिए प्रॉक्सी हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, लेकिन इसके वितरणात्मक परिणामों को आगे बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में गर्किन, एक शब्द देखना है आपको, गर्किन सुर्खियों में था, यह क्या है? सहारा के रेगिस्तान इलाकों में रहने वाली एक जनजाति है, खीरे की एक प्रजाति है, एक क्षुद्र ग्रह है, या फिर रूस द्वारा बृहस्पति पर भेजा जाने वाला एक अंतरिक्ष यान है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि यह खीरे की एक प्रजाति है। भारत खीरे और ककड़ी का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन के दिवस के इस दिवस का थीम है शहरी एवं समुदाय केंद्रित पर्यटन। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। और इस वर्ष की थीम है ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन, न कि शहरी। इसको आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष की थीम क्या है और ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ में हेराका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? पर्वतीय इलाके में हेराका नामक धार्मिक कर को समाप्त करवाना, केरल में श्रमिकों को कार्य के घंटे तय करना, पूर्वोत्तर भारत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करना, प्राचीन नागा धार्मिक मान्यताओं को फिर से बहाल करना। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि प्राचीन नागा धार्मिक मान्यताओं को फिर से बहाल करना। इसका सही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाल ही में किसे साल 2021 का आईसीसी महिला क्रिकेटर घोषित किया गया है? टेमी ब्यूमॉन्ट, लिजेली ली, स्मृति मंधाना या फिर मिताली राज। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला क्रिकेटर 2021 का घोषित किया गया है। इसके पहले स्मृति ने 2018 में भी यह पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी से लगभग 16 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने
फाइनल स्थिर बिंदु यानी दूसरे लॉग्रांज पॉइंट पर पहुंच गया है। यह टेलीस्कोप किस देश से जुड़ा है? इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि ये अमेरिका से जुड़ा है। आप इसका जो है स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। लॉग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं आपको ये देखना है। तो लॉग्रेंज पॉइंट वो होते हैं, वो स्थान होता है जहाँ पर जो आपके जैसे दो ग्रह हैं उनके बीच का स्थान होता है। जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लाग्रांज पॉइंट हैं। तो यानी कि जो ग्रह होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी ग्रह है, ये मंगल ग्रह है, तो इसके बीच में जो ये स्थान है इसे हम लोग लाग्रांज पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27, आंगनवाड़ी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आंगनवाड़ी सरकार द्वारा प्रायोजित बाल देखभाल मातृ देखभाल विकास कार्यक्रम है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केंद्र सरकार के अंतर्गत रोजगार करते हैं। कौन सा कथन इसका सही है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि ये जो है ये राज्य सरकार के अनुसार सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि ICTS योजना के तहत कार्यरत कार्यकर्ता हैं, इसलिए ये केवल मानदेय के हकदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? बाघों के संरक्षण के लिए यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना है। भारत साल 2010 में इसका सदस्य बना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी भारत 2010 में इसका सदस्य नहीं बना। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारत देश का राष्ट्रीय पशु है बाघ, और पैंथेरा इसका वैज्ञानिक नाम टाइग्रिस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है? नवाचार के क्षेत्र में, समाज सेवा में, कला में, या फिर संस्कृति और वीरता के क्षेत्र में? तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि चारों ही क्षेत्रों में इसे पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 5 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 6 क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ये क्षेत्र हैं नवाचार, समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति और वीरता। इस पुरस्कार में एक पदक 1 लाख रुपए नगद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? साल 2004 से हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस वर्ष का विषय मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। इसमें आपको व्याख्या देख सकते हैं। साल 2011 से हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन साल 1950 में मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन संगठन घटनाएं सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हैं? इंडिपेंडेंस लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक, दिल्ली चलो का नारा। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि तीनों ही घटनाएं या संगठन सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था।
नेहरू जी के साथ उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी और वे इंडिया के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में भी शामिल थे। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और 1942 में उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सभी रचनाएं उनकी हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस जारी किया है? ए केरल, बी उत्तराखंड, सी जम्मू एवं कश्मीर और डी सिक्किम। इसका सही आंसर है ए, यानी कि केरल ने पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस जारी किया है। इसका सही नाम है केरल बर्ड एटलस। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय मास्टर प्लान गति शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सड़कों, बिजली संयंत्रों, पारेषण लाइनों, पाइपलाइनों आदि जैसी वास्तविक अवसंरचना परिसंपत्तियों को अधिक बजटीय सहायता प्रदान करने की भारत सरकार की योजना है। यह तकनीकी उन्नत प्लान है जिससे इसरो के स्थानिक योजना उपकरणों के उपयोग के साथ अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 34, फेम इंडिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेम इंडिया बहुत ही फेमस है। फेम इंडिया नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का हिस्सा है। फेम का मुख्य जोर सब्सिडी, प्रोत्साहन, तकनीकी विकास प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहित करना है। यह ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का एक संयुक्त पहल है। इसका सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, यानी कि केवल ए ऑप्शन। यह फेम योजना भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय की है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुट्टास्वामी वाद 2017 निर्धारित किया गया था कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा चयन जो उसके जीवन के तरीकों को नियंत्रित करे निजता के अंतर्गत आएगा तथा वह स्वयं को प्रसन्नता पर गनीमत पर आधारित होगा। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में अधिनियमित एक नागरिक कानून है जो धार्मिक रीति रिवाजों, अनुष्ठानों या औपचारिक आवश्यकताओं के बिना किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच विवाह की अनुमति देता है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, तो इसका सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में कुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NFH अभी जो रिपोर्ट आई है 5 के अनुसार 15-16 से 19-20 में बच्चों में कुपोषण में कमी आई है। पोषण अभियान केवल बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिसंबर में NFHS 5 रिपोर्ट जारी की गई है जो 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सर्वेक्षण के आधार पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में कुपोषण में वृद्धि हुई है। पोषण अभियान बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण संबंधी सुधारों के लिए भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 37, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 17,76,902 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे और 15,46,420 मध्यम तीव्र कुपोषित बच्चे थे। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे किस राज्य में हैं? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि महाराष्ट्र में कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र के बाद बिहार और फिर गुजरात का स्थान आता है। ठीक है,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुपोषित बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास या फिर जल विद्युत ऊर्जा। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि सौर ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत में विद्युत उत्पादन के लिए सर्वाधिक योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर 39, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 2 राज्यों को मिला है, वो कौन कौन से हैं? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि गुजरात और सिक्किम को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 मिला है। ये सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी इंडिया गेट पर ग्रेनाइट की प्रतिमा भी लगाई गई है। इस पुरस्कार में 51 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जबकि व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये 2 उसमें दिया जाता है, एक संस्था को और एक व्यक्तिगत। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 40, अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट जो कभी चर्चा में था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट पृथ्वी पर कुल 1.8 मिलियन ज्ञात प्रजातियों की जीनोमों की मैपिंग करेगा और ऐसा करने में वह प्रोजेक्ट 15 साल का समय लेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 2022 तक 3000 प्रजातियों की DNA सीक्वेंसिंग की जानी है। इसका सही कथन आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। व्याख्या देख लेते हैं। द अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी परियोजना है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। यह धरती पर स्थित हर एक पौधे, वन्य जीव प्रजातियों को DNA की मैपिंग करेगा। इसके तहत पृथ्वी की सभी वनस्पतियों और वन्य जीवों प्रजातियों की DNA जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 2022 तक 3000 प्रजातियों की DNA सीक्वेंसिंग की जानी है। जैसे द अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट कुल 1.8 मिलियन ज्ञात प्रजातियों के जीनोम की मैपिंग करेगा और यह प्रोजेक्ट अपने काम के लिए 10 साल का समय लेगा। इसे प्रोजेक्ट को 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है धरती के सभी वनस्पत जीवों और कोशिकी यूकेरियोट्स को पूर्ण DNA सीक्वेंसिंग कैटलॉग तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 41, अफ्रीकी देश बुर्किना फासो जो अभी सुर्खियों में है, इसकी सीमा निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से नहीं लगती है? इसका सही ऑप्शन आपको बताना है नाइजर, बेनिन, घाना या फिर लाइबेरिया। तो बुर्किना फासो की सीमा लाइबेरिया से नहीं लगती है। आपको इसकी व्याख्या ध्यान देते हैं। बुर्किना फासो में अभी हाल ही में तख्तापलट हुआ है। राष्ट्रपति रोज मार्क क्रिश्चियन कोबेरो को बंदी बना लिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में जबरदस्त संघर्ष किया। बुर्किना फासो की सीमा नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना, कोटे d'Ivoire और माली से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में चर्चा में रहा लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? ए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। इसका सही ऑप्शन है आपका उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? आपको सत्य बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है, इसके पहले विकल्प देख लेते हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण केंद्र सरकार ने साल 2019 में किया था।
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद भारतीय जवानों के सम्मान में निर्मित किया गया। इस मेमोरियल में अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र, रक्षा चक्र नामक 4 चक्र बने हुए हैं। इनमें से अमर चक्र पर 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है जिसमें एक अमर ज्योति जलती है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि इसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद भारतीय जवानों के सम्मान में निर्मित किया गया है। यह कथन असत्य है, इसलिए ये सही ऑप्शन होगा। आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। ये जो है 1947 में देश की आज़ादी में शहादत दे चुके 26,466 भारतीय जवानों के सम्मान में निर्मित किया गया है। सुरक्षा चक्र में 600 पेड़ हैं जो देश की रक्षा में तैनात जवानों को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में नए राज्य सृजन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संविधान के अनुच्छेद 3 के मुताबिक नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को। राज्य के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में किस संस्था ने हाल ही में सारथी ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? सारथी ऐप। नीति आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि सेबी। इसका सही ऑप्शन है सेबी। इसने जो है सारथी ऐप लॉन्च किया है। यह जो है केवाईसी, ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड्स और बाज़ार की ताज़ा उथल पुथल के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, सेबी अधिनियम 1992 के तहत, और इसको वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक महारत्न दर्जा प्राप्त सरकारी कंपनी है। आरबीआई ने इसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी का दर्जा दिया हुआ है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ना तो इसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है और ना ही ये एनबीएफसी है। ठीक है, तो इसका व्याख्या एक बार देख लेते हैं। यह एक मिनी रत्न कंपनी है। यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी दिया हुआ है एनबीएफसी का। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में चांदी के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों की तुलना में चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में अधिक किया जाता है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जावर खादान यानी जावर की खान में चांदी भारत की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खादान है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि जावर सबसे बड़ी भारत की चांदी उत्पादक खदान है। क्वेश्चन नंबर 48, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि आरसेप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आसियान के सदस्य देशों और उसके 5 मुक्त व्यापार समझौते भागीदारों के बीच एक समझौता है। इस समझौते में वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के व्यापार को भी शामिल किया गया है। आरसीईपी में एक सीमा से अधिक कुछ उत्पादों के आयात पर शुल्क बढ़ाने के लिए कांटो ट्रिगर तंत्र है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 49, पीली क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए खाद्य तेल, विशेष रूप से सरसों और तिल के बीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत के बाद 1996-97 में क्रांति शुरू की गई थी।
क्रांति शुरू होने के 10 साल बाद भारत में तेल का उत्पादन 5 गुना बढ़ा है। सरसों की फसल सर्वाधिक जोत क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। पीली क्रांति 1986-87 में शुरू की गई थी। भारत में तेल का उत्पादन लगभग 12 मिलियन टन था, जो 10 वर्षों में दोगुना होकर यानी कि 24 मिलियन टन हो गया है। सरसों की फसल का सर्वाधिक जोत क्षेत्र राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 50, द्वितीयक कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वितीयक कृषि को एक ऐसे उत्पादन गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कृषि की स्थिरता तथा कृषि के उद्यम में परिवर्तनशीलता सम्मिलित होती है। भारत में द्वितीयक कृषि की कोई औपचारिक परिभाषा नहीं है। द्वितीयक कृषि में खाद्य और गैर खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं, जो रोजगार तथा पूरक आय उत्पन्न कर सकती हैं। इसका सही ऑप्शन है आपको डी, यानी कि ये सभी ऑप्शन सही हैं। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। द्वितीय कृषि को एक उत्पादन गतिविधि तथा रणनीति के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में द्वितीय कृषि कोई औपचारिक परिभाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, स्थानीय शहरी सरकार और आपदा प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार सभी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारी और अधिकारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में किसी भी कंपनी को स्टार्टअप की श्रेणी में शामिल किए जाने के कुछ मानक हैं। ये कौन से मानक हैं आपको ये बताना है। ए, ऐसे कंपनी का मुख्यालय भारत में स्थित होना चाहिए। इसकी वार्षिक आय 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी शुरुआत 5 वर्ष से अधिक नहीं हुआ हो। उनके पास कुछ नया आइडिया होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, केवल 1 और 4, यानी कि इसका मुख्यालय भारत में हो और उनके पास कुछ नया आइडिया हो। मौजूदा वक्त में भारत में 60,000 स्टार्टअप हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी है। हर साल 16 जनवरी को देश में स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। आपको ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। स्टार्टअप नई आइडिया वाली एक ऐसी कंपनी है जिसने हाल ही में अपना कामकाज शुरू किया हो। नए कारोबारी एक नए आइडिया पर मिलकर काम करते हैं। इस तरह की कंपनी के जरिए ग्राहकों को एक नए तरह का प्रोडक्ट या सर्विस दी जाती है। इसकी वार्षिक आय 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी शुरुआत 10 वर्ष से अधिक नहीं हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में बैंगनी क्रांति चर्चा में रही। ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है, उर्वरक एवं चमड़ा उत्पादन से, या फिर मसालों से, या फिर लेवेंडर उत्पादन से है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि लेवेंडर उत्पादन से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 54, महादेव गोविंद रानाडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर भी कौन सा कथन असत्य है। वे एक प्रसिद्ध विद्वान, समाज सुधारक, न्यायविद, भारतीय राष्ट्रवादी थे। साल 1946 में भारत के अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। रानाडे डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने एंग्लो मराठी समाचार पत्र इंदु प्रकाश का प्रकाश संपादन भी किया। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी ये साल 1946 के में भारत के अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। इसकी व्याख्या देख लीजिए। महादेव गोविंद रानडे का जन्म 18 जनवरी 1842 को महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे निफाड़ में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध विद्वान, समाज सुधारक, न्यायविद और भारतीय राष्ट्रवादी थे। 16 जनवरी 1901 को
उन्होंने इस संसार को हमेशा के लिए विदा ले लिया और इसीलिए 16 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। उन्होंने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी स्थापित की, इंदु प्रकाश पत्र का संपादन किया। वे बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य, केंद्र सरकार के वित्त समिति के सदस्य और बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे पद पर शामिल रहे। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में लक्ष्य सेन चर्चा में थे, यह कौन है? आप अभी देखिए कि 2 दिन पहले ही भारत ने थॉमस कप जीता है। कौन सा कप जीता है? थॉमस कप। और उसमें भी लक्ष्य सेन ने अपना जलवा दिखाया है। तो आपको थॉमस कप किस खेल से संबंधित है और इसी तरह से लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं, ये आपको जो है बताना है। तुर्कमेन ऑप्शन है ए, तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत, कोलकाता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, या इंडियन ओपन 2022 के पुरुष एकल वर्ग विजेता और भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई मामले में जांच समिति के अध्यक्ष। तो इसका सही ऑप्शन है इंडिया ओपन, यानी बैडमिंटन प्रतियोगिता में उन्होंने जीता। क्वेश्चन नंबर 56, खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसे हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से। उनके बारे में उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक सामाजिक संगठन की स्थापना की। वह भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। उन्हें हम लोग सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने इसके अलावा लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया। 20 जनवरी 1988 को उनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, इनइक्वलिटी किल्स रिपोर्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महामारी के दौरान दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति दोगुनी हो गई। 2021 में भारतीय अरबपतियों की संख्या घटकर 102 हो गई, जो 2020 में 142 थी। दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमी नीचे के 3.1 अरब लोगों से ज़्यादा संपत्ति धारण करते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 58, पशुधन गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? देश में 1919-20 से समय समय पर पशुधन गणना होती है। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय द्वारा 20वीं पशुधन गणना का आयोजन किया गया। परिवारों के पास मौजूद कुक्कुट पशुधन गणना के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काला पानी क्षेत्र भारत, चीन और नेपाल के बीच ट्रांजिशन जोन में पड़ता है। सुगौली संधि 1816 काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में रेखांकित करती है। यह क्षेत्र उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 60, परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अनुच्छेद 82 के अंतर्गत गठित एक स्थायी निकाय है। यह एक उच्च शक्ति निकाय है जिसके आदेशों को विधिक शक्ति होती है तथा इसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इसका प्रतिनिधित्व संसद द्वारा किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2, क्योंकि ये स्थायी निकाय नहीं है, ये अस्थायी निकाय है। क्वेश्चन नंबर 61, विशेष आहरण अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एसडीआर पर निर्भर समर्थन यह संकेत देता है कि उस देश की ओर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कम है। यह घरों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के मूल्य स्तर में परिवर्तन की माप है। एसडीआर का मूल्य तय करने में यूरो मुद्रा का सबसे
अधिक वेटेज है। इसको आपको सही आंसर बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 दोनों। एसडीआर में सबसे अधिक वेटेज आपका डॉलर का है, यूएस डॉलर का, इसलिए आपको जो है क्वेश्चन नंबर 62 वेब 30 वेब 30 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेब 30 इंटरनेट का संभावित अगला चरण है जिसमें इंटरनेट को ब्लॉकचेन तकनीक पर चलाया जाएगा। वेब 30 में कंप्यूटर विशिष्ट वेब पतों के रूप में HTTP का उपयोग सूचनाओं को खोजने के लिए करते हैं। ये सूचना एक निश्चित स्थान, सामान्यतया पर एक सर्वर पर संग्रहित होती है। वेब 30 के साथ सूचना और सामग्री अधिक जुड़े हुए और सर्वव्यापी हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 63 नाटो रूस संकट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, रूस यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित होने से रोकने के लिए जोर दे रहा है। 1997 से 14 और पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र नाटो में सम्मिलित हो गए हैं। 2014 में क्रीमिया पर रूस का कब्जा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी यूरोपीय राष्ट्र द्वारा किसी अन्य देश में क्षेत्र पर कब्जा करने का पहला मामला था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2 और 3। भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपने पहले BIT पर हस्ताक्षर किए? USA के साथ, UK, मॉरिशस या फिर चीन? तो भारत का सही आंसर हो जाएगा बी, UK के साथ। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामला 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित किया। यह धारा दोषी विधायकों और सांसदों को तब तक पद पर बने रहने की अनुमति देती थी जब तक कि उनके विरुद्ध की गई अपील का निस्तारण नहीं हो जाता था। ADR रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान लोकसभा में घोषित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को संख्या 44% की वृद्धि हुई है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 66 दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन खनिजों की कमी के कारण ही इन्हें दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेयर अर्थ दुर्लभ पृथ्वी तत्व के संदर्भ में नियामक निकाय है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका दुर्लभ पृथ्वी तत्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल 1। चीन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इन खनिजों की कमी के कारण इन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग इनका नियामक है। चीन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 67 गूगल एक औषधि पादप है जिसे IUCN ने हाल ही में रेड डाटा लिस्ट में संकटापन्न रूप में शामिल किया है। यह अधिकांशतः सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। र 2008 से राजस्थान में गूगल बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। यह जो है अरावली के पहाड़ियों में पौधों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 68 महाकाली नदी से जुड़े प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत नेपाल के बीच महाकाली नदी पर 12,000 करोड़ की लागत से ब्रिज बनाया जाएगा। इस प्रस्तावित पुल का काम 3 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 69 रोडेंड्रोन या बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है।
नेपाल में बुरांस से कोविड के उपचार के अनुसंधान में सफलता मिली है। यह पर्वतीय समशीतोष्ण वन और साथ ही पर्वतीय उपोष्ण वनों के उदाहरण हैं। वर्षे रोडोडेंड्रॉन अभयारण्य भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि नेपाल। इसमें अनुसंधान में सफलता नहीं मिली है, यानी आपको असत्य कथन यहाँ पर बताना था। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। कृत्रिम सूर्य के बाद अब कृत्रिम चंद्रमा निम्नलिखित में से किस देश ने बना दिया है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी चीन ने ही कृत्रिम सूर्य बनाया था पहले, और अब उसने कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना के साथ हाल ही में पैसेज अभ्यास यानी पॉसेक्स संपन्न किया है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है बी, यानी रूस के साथ उसने पॉसेक्स किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्षा वनों को बचाने के लिए वहां से साइलेंट वैली मूवमेंट चलाया गया था? क्वेश्चन नंबर 62 यानी कि 72 यानी कि केरल से साइलेंट वैली। आपको कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि साइलेंट वैली किस प्रदेश में पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन है केरल, और ये आंदोलन भी केरल में ही चला था। क्वेश्चन नंबर 73, मिशन अमानत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। इसके तहत लोगों को प्राचीन भारतीय मूल्यों धरोहरों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये पश्चिम क्षेत्र रेलवे द्वारा शुरू किया गया रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा मिशन अमानत पहल की शुरुआत की गई है, क्योंकि इससे यात्रियों को खोया हुआ सामान वापस पाने की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ए, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को देश भर में 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। दरअसल आज़ाद भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख के तौर पर फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को अपना कार्यभार संभाला था। तभी से ये 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, हेनले पासपोर्ट सूचकांक के बारे में लिखित कथन में कौन सा सत्य है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को 90वां स्थान हासिल हुआ है। साल 2022 के इस सूचकांक में अमेरिका को पहला स्थान मिला है। यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष आंकड़ों पर आधारित है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल 3, क्योंकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 83वां स्थान मिला है। कितना मिला है? 83वां स्थान मिला है, और इसमें सबसे पहला स्थान जापान और सिंगापुर का है। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में इंदु मल्होत्रा समिति चर्चा में थी, यह किससे संबंधित है? ए, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की समीक्षा से। बी, उच्च न्यायालय में इस्तेमाल होने वाली भाषा की समीक्षा से। सी, कोविड-19 के दौरान चुनाव में आने वाली दिक्कतों की समीक्षा से। या डी, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले की समीक्षा से। तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि भारत प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक में मामला था, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा के अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी, जो जांच करके बताएगी। क्वेश्चन नंबर 77, लाल बहादुर शास्त्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? इसका सही ऑप्शन है, इन्होंने
ऑप्शन है इन्होंने देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने असहयोग आंदोलन एवं नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। वे भारतीय राजनीतिक थे। उन्होंने दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वो सहयोग आंदोलन नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को उन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। मरणोपरांत साल 1966 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, बेरोजगारी दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेरोजगारी दर की गणना बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को अर्थव्यवस्था के कुल व्यक्तियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी अधिक है। इसका सही ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79, मनरेगा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनरेगा विश्व के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना है। योजना का उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के सभी सदस्यों को रोजगार की गारंटी देना है जो सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने की इच्छुक हैं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 80, अफ्रीकी स्वाइन फीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए, यह एस्फेरविरिडे परिवार के एक बड़े डीएनए वाले वायरस की वजह से होता है। इसे पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था। सूअरों के लिहाज से यह संक्रामक एवं जानलेवा बीमारी है। यह बीमारी जूनोटिक भी है। आपसे हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि जूनोटिक बीमारी क्या होती है, तो आपको ये ऑप्शन बताना है कि जूनोटिक बीमारी क्या है। इसका ऑप्शन सही है डी, यानी कि ये कथन असत्य है, यानी कि यह जूनोटिक बीमारी नहीं है। आपको मैं आज बताता हूँ कि जूनोटिक बीमारी क्या होती है। जो बीमारी पशुओं से मानवों में फैलती है वो बीमारी जूनोटिक होती है, और ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये जूनोटिक बीमारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में किसे भारत का 73वां ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है। ए, भरत सुब्रमण्यम, राजीव रौतेला, अमित उपाध्याय या श्रुति खुल्लर। तो इसका सही ऑप्शन है ए, भारत सुब्रमण्यम को देश के 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारतीय शतरंज संघ ने इसकी पुष्टि की है। क्वेश्चन नंबर 82, गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। हाल ही में 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा हुई। यह पुरस्कार हर 2 साल पर हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। इसके तहत पावर ऑफ डॉग फिल्म को ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल 3। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में 69वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा हुई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और जेन कैंपियन को सर्वश्रेष्ठ, पावर ऑफ द डॉग फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा फिल्म और जेन कैंपियन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की स्थापना 1944 में लॉस एंजल्स में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में संविधान का अनुच्छेद 348 चर्चा में था। यह किससे संबंधित है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार से उच्च न्यायपालिका में इस्तेमाल होने वाली भाषा से चुनाव के
समय आम जनता के अधिकार से अथवा भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा थे से। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी उच्च न्यायपालिका में इस्तेमाल होने वाली भाषा से। क्वेश्चन नंबर 84, सूर्य नमस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 12 योगासनों का समूह है। आज आयुष मंत्रालय द्वारा पहले वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 85, जंगली वन या भैंसे निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? ए बिहार, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश या डी छत्तीसगढ़। इसका सही ऑप्शन है डी, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु और वन्यजीव या भैंसा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। सही ऑप्शन है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए किया गया। इसके नेतृत्व में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति इसका मुख्य संरक्षक होता है। नालसा देश में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशा निर्देश जारी करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति इसका मुख्य संरक्षक नहीं होता है। इसका मुख्य संरक्षक भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गगनयान कार्यक्रम के हाल ही में क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में इस इंजन का परीक्षण किया गया। आपको बताना है कि ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और अगले वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसरो ने मिशन गगनयान की ओर कदम बढ़ा दिया है। 12 जनवरी को इसने गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में 720 सेकंड की अवधि के लिए इस इंजन का परीक्षण किया गया। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसके सफल होने पर अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चौथा देश हो जाएगा जिसका अपना मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जानकारी दी है कि भारत की योजना 2030 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की है, जो अपने तरह का एक अनोखा अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसके साथ ही भारत का पहला वीनस मिशन, जिसे शुक्रयान नाम दिया गया है, और सौर मिशन, जिसे आदित्य मिशन नाम दिया गया है, पर भी तैयारियां चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के विश्व धरोहर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में यूनेस्को के अमूर्त वैश्विक धरोहरों की सूची में 14 धरोहर शामिल हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में वर्तमान में भारत से वैश्विक धरोहर स्थलों की संख्या 40 हो गई है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। वर्तमान में भारत में कुल 40 वर्तमान में धौलावीरा के शामिल होने के बाद भारत में वैश्विक धरोहर स्थलों की संख्या 40 हो गई है, जिसमें से 32 सांस्कृतिक धरोहर, 7 प्राकृतिक धरोहर और 1 मिश्र धरोहर शामिल है। यूनेस्को ने हाल ही में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त विरासत, सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था। इसके अलावा वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, रामायण कांड, पारंपरिक प्रदर्शन, कुटियम, संस्कृत थिएटर, गढ़वाल हिमालय जैसे भी सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस अफ्रीकी देश के साथ पारेषण परियोजना विकसित करने के लिए अखिल अफ्रीका अधोसंरचना निवेश मंच अफ्रीका 50 के साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही ऑप्शन है केन्या, यानी केन्या ने। आपको बता दें कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये जो है भारत की महारत्न कंपनी है। हाल ही में इसको जल्दी ही शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, किस दिन को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्रों को मुगल सेना द्वारा पंजाब में जिंदा चुनवा दिया गया था दीवार में, इसीलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। इसकी स्थापना 2016 में बीजिंग में की गई थी। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। इसके बढ़ते प्रभावों को देखकर साल 2019 में भारत भी इसका सदस्य हो गया था। AIIB में सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि इसके बढ़ते प्रभावों को देखकर साल 2019 में भारत भी इसमें शामिल हो गया था। आपको बताते चलें कि उर्जित पटेल जो RBI के पूर्व गवर्नर थे, वो जो है वित्त संस्था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना 2016 में बीजिंग में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कपिल मुनि मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में, पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में, तेलंगाना के नालगोंडा में या उत्तराखंड के चमोली में? आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है बी, पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में। क्वेश्चन नंबर 93, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, इंडियन राइनो के लिए, पिग्मी हॉक के लिए या फिर जंगली हाथी के लिए? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी जानवरों के लिए आपका जो है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। इसी तरह से अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 12 जनवरी 2022 को पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 95, कैलाश सत्यार्थी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में बाल अधिकारिता की मजबूती और बाल श्रम के उन्मूलन से जुड़े प्रयासों के लिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। 1980 में उनके द्वारा स्थापित संगठन बचपन बचाओ आंदोलन में बच्चों की बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 96, अलका मित्तल को हाल ही में भारत के किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है? DRDO की पहली महिला प्रमुख, ONGC की पहली महिला डायरेक्टर, RBI की पहला उप प्रमुख या AIIB की पहली भारतीय महिला उपाध्यक्ष?
इसका सही ऑप्शन है बी, ओएनजीसी की पहली महिला डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में जनजाति शिक्षा संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झारखंड में पूर्वी भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय खोलने संबंधी विधेयक पारित हुआ है। भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक में खोला गया है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के शास्त्रीय भाषा की आधिकारिक सूची में शामिल नहीं है? बंगाली, उड़िया, मलयालम या फिर तमिल भाषा। इसका सही ऑप्शन है ए, बंगाली भाषा शास्त्रीय भाषा की आधिकारिक सूची में शामिल नहीं है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 99, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीन की नेतृत्व वाले इस बैंक का मुख्यालय शंघाई में स्थित है। वर्तमान में इस बैंक में भारत का मताधिकार शेयर 7.65% है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है, ना कि शंघाई में है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी देश सी ड्रैगन 22 अभ्यास में भाग लेने वाले सदस्य हैं? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया। इन्होंने सी ड्रैगन 22 अभ्यास में भाग लिया। यह अभ्यास प्रशांत महासागर में किया जा रहा है।